देखो अगली यूनिट है 6 नागरिक विद्रोह। जनजातीय विद्रोह। पहले तो आपके मन में ये क्वेश्चन, अगले नई यूनिट है नागरिक विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह। ठीक, 5-10 पहले 2-3 मिनट इसको समझ लेते हैं क्या था। जैसे सुनो ध्यान से, जब अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करना शुरू की, तो राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के साथ उन्होंने साम्राज्य विस्तार पर बहुत जोर दिया। ठीक है, साम्राज्य विस्तार जैसे कह सकते हैं कि एक तरीके से जैसे वो आए तो बंगाल में थे, ये तो आप लोगों को बताइए। बंगाल के बाद वो धीरे धीरे करके सूरत गए, ठीक, कोचीन गए, हुगली गए। ठीक, उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे यूरोपीय कंपनियों को, जब मैंने आपको आपको पढ़ाया था तो उन्होंने डचों को भी हराया था मेदरा के युद्ध में, पांडीवास के युद्ध में उन्होंने फ्रांसीसियों को हराया था, प्लासी के युद्ध से उन्होंने बंगाल को कंट्रोल करना शुरू किया, बक्सर के युद्ध से उन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया और वो अन्य यूरोपीय शक्तियों की अपेक्षा एक राजनीतिक सत्ता के रूप में और अधिक तरीके से उभरी, क्योंकि अब उनका मुकाबला करने के लिए कोई नहीं रह गया। अच्छा, उस समय उनकी एक जो शक्ति थी मुगलों के बाद, जिनने सबसे ज्यादा चुनौती दी वो थे मराठी। तो मराठा युद्ध में मराठाओं से उन्होंने युद्ध किया, फिर पेशवाओं से युद्ध किया, उनसे ढेर सारी संधियां की, किसी से बशीर की संधि की, किसी से ग्वालियर की संधि की, किसी से पूना की संधि की। तो मराठों को हराने के बाद फिर राजनीतिक सत्ता के रूप में अंग्रेजी बची और अंग्रेजों को ब्रिटेन से जो उनकी महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के लिए बोला, और उन्होंने पहले तो उनका जो उद्देश्य था केवल व्यापार था, कोई भूभाग नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरू का जो नारा था, शुरू का जो उद्देश्य था वो केवल व्यापार था, भूभाग नहीं था, वो केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। और यूरोपीय व्यापार करने क्यों आए थे? क्योंकि 1453 में तुर्की ने कुछ तो दुनिया पर अधिकार कर लिया, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान होते हुए जो पेरिस जेनेवा का मार्ग है उसको अवरुद्ध कर दिया उन्होंने। तो इन लोगों ने क्या किया कि ये केप ऑफ गुड, उत्तम शांति विषय बोलते हैं, उसके माध्यम से केप ऑफ, ये मानिए इंडिया हो गई, ये देखो थोड़ा अफ्रीका हो जाएगा, ये वाला उत्तर पश्चिम का अरब सागर है, अरब की खाड़ी है, लाल सागर सही होते हुए इन लोगों ने यहाँ आए, नीचे साइड आए, यहाँ से होते हुए ये सीधे यहाँ केप ऑफ गुड होते हुए केरल आए, कोचीन आए। जब ये पूरी तरीके से राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित हो गए तो इन्होंने क्षेत्रों को कब्जाना शुरू किया। जब इन्होंने क्षेत्रों पे कब्जा करना शुरू किया, क्षेत्रों पे आधिपत्य करना शुरू किया, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने धीरे धीरे करके पहले इस क्षेत्र को कब्जा करने, बंगाल को कंट्रोल किया, बंगाल का बिहार को कंट्रोल किया, फिर अवध को कंट्रोल किया। तो उन्होंने क्या किया कि जब ये पूरी तरीके से यहाँ स्थापित हो गए तो उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कई तरीके के नियम बनाए। उन्होंने पूछा कि इंग्लैंड के जो लोग हैं, हम लोग ज़्यादा सभ्य हैं, ब्रिटेन के लोग हैं वो सभ्य हैं, भारत के लोग बहुत ज़्यादा असभ्य हैं, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है, नैतिकता के स्तर पर इतना खरा नहीं उतरते हैं। इन्होंने क्या किया कि आम जनजीवन के मन में जो आम आदमी था उसके दैनिक जीवन में, उसकी भूमि पर, उसकी संस्कृति पर उन्होंने अतिक्रमण करना शुरू किया। मतलब हमारे जो परंपरागत नियम थे, परंपरागत हमारी संस्कृति थी, उसको चुनौती देना शुरू किया इन्होंने।
जैसे अगर किसानों की अगर बात की जाए तो इनने स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, मालगाड़ी जो मैंने आपको बताया था, जो इन्होंने स्थायी बंदोबस्त, ठीक, रैयतवाड़ी और मालगाड़ी, ये 3 तरीके की भू राजस्व व्यवस्था इन्होंने चलाई थी। ठीक है, बैठ जाओ जल्दी से। ये इन भू राजस्व व्यवस्थाओं में दरें अलग अलग थी, लेकिन ये सब क्या हुआ कि एक समय आके इतनी असहाय असहनीय हो गई आम आदमी के लिए, किसानों के लिए, कि उन्होंने इसको एक चुनौती के रूप में देखा और उन्होंने कहा कि अंग्रेज शासन या ब्रिटिश शासन जो अपने आप को बोलता है कि गुड गवर्नेंस है, अच्छा शासन है भारत के लिए, ये तो हमारी व्यक्तिगत जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, राजस्व व्यवस्था को ये अपने हिसाब से तय कर रहे हैं, और राजस्व में करों की दर इतनी ज्यादा थी। जैसे सूर्यास्त कानून था स्थायी बंदोबस्त में, सूर्यास्त कानून क्या था कि अगर सूरज की छिपने तक आपने उनको राजस्व जमा नहीं किया तो आपकी जो जमींदारी थी वो नीलाम हो जाती है। ठीक है, उसमें औसत का कोई दर नहीं था, अगर औसत आपकी अच्छी हुई है नहीं हुई तो भी आपको राजस्व देना था। ठीक, तो मूलभूत तरीके से उन्होंने किसानों को भू राजस्व दरों के माध्यम से, या फिर जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई तो भारत से उन्होंने सस्ता माल लिया, इंग्लैंड में बनाया, भारत में बेच दिया। उससे क्या होता था, कारीगरी का काम था, दस्तकारी का काम था, ये काम पूरी तरीके से चौपट हो गया। क्योंकि कारीगरी और दस्तकारी तो एक तरीके का स्किल था आदमी का, वो लोग क्या हुए, कारीगरी दस्तकारी से वो कृषि की तरह मुड़े, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे परंपरागत उद्योग धंधे थे उनको पूरी तरीके से उन्होंने नष्ट कर दिया। वो लोग आजीविका की तलाश में कृषि की ओर मुड़ गए। वो इनके लिए चुनौती का विषय बना। उसके बाद ये जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातीय कर्नाटक, पहाड़ी ऊपर नेपाल, जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्या हुआ कि ना आदिवासी संस्कृति पर हमला बोला, और आदिवासी संस्कृति में तो हमारी भी सरकार कुछ कहती है तो वो लोग भड़क जाते हैं कि आदिवासी संस्कृति में बुरी भड़क जाते हैं कि भैया हमारी संस्कृति का मामला है, भैया गलत बात है। क्लास में बैठे हुए यार क्या बोल रहे थे, भूल जाते हैं ना क्या बोल रहे थे। आदिवासी संस्कृति ने उनकी जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया, उनकी जमीनों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के लिए उनके क्षेत्रों को अधिग्रहण किया और उन्हें कब्जा करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि आदिवासी संस्कृति से, आदिवासी लोगों से इनके साथ बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारी मुठभेड़ें हुई, संघर्ष हुआ। कुछ मामलों में ये जीत गए, कुछ मामलों में ये हार गए, लेकिन इनका जो मूलभूत उद्देश्य था वो यही था कि हमें ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता के साथ जब हमको हमारा पूरे भारत में प्रसार हो गया, पूरे भारत के उद्योग धंधों पर, पूरे भारत के आर्थिक संसाधनों पर हमारा जब नियंत्रण हो गया तो फिर हम तो अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे ना, क्योंकि भारत तो उनके लिए उपनिवेश के रूप में है। जितना अधिक लाभ भारत यहाँ पे लेके लंदन चले जाओ, ट्रेड थ्योरी जो दादा भाई नरेंद्र की धन वहाँ का सिद्धांत, यहाँ से काम करना, यहाँ से धन को इंग्लैंड भेज देना। ठीक है, जितने चाहे भारत सेक्रेटरी का खर्चा हो, चाहे गायफा या गवर्नर जनरल का खर्चा हो, जो यहाँ सेना रह रही है उसका खर्चा हो, सब भारत के पैसे भी तो हो रहा था। उसका व्यय, उसकी जो राशि दी जा रही थी, उनका शुल्क दिया जा रहा था, जो सैलरी थी वो यहीं से निकलती थी। तो क्या होता था कि भारत को आर्थिक रूप से पंगु बनाया जा रहा था। सामाजिक संस्कृति पर परंपरागत नियम थे, उनको चुनौती दी जा रही थी। अब कोई भी जैसे 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 जिनके नाम मंतसा है, इनका बहुत मन है कि रोजा रखना है मुझे, और मैं बोलना रोजा नहीं रखूंगी, और इनका अटूट विश्वास है ईश्वर में। तो ये क्या करेंगे, ये कहेंगे कि हमारे धार्मिक नियमों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। भाई 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूसों का उपयोग करना पड़ता था, उनको काटना पड़ता था। अब गाय हिंदू धर्म में पवित्र है और सूअर को मुस्लिम धर्म में पाप माना जाता है, कि मतलब वैसा पशु माना जाता है, गंदा पशु। तो भाई जो कारतूस है
अगर हिंदू काटेगा तो हिंदू को भी खराब लगा, मुस्लिम काट रहा तो मुस्लिम को भी खराब लगा। तो उन्होंने उसको एक चुनौती के रूप में देखा। तो अंग्रेजों ने भारत की संस्कृति को, उनके जो अपने आर्थिक नियम थे, उनकी सामाजिक सहनता थी, या उनके जो IPC CRPC उस समय के जो कानून थे, उनको क्या हुआ, चुनौती उन्होंने अपने नियम बनाए हमारे खिलाफ था, और वो हमको नियम सब चुनौती के रूप में आए। भाई राष्ट्रवाद क्यों उभरा? इसीलिए उभरा कि हमारा शासन हमारे द्वारा होना चाहिए, हमारे नियम हमारे द्वारा होना चाहिए। अपने देश को हम कैसे चलाएंगे, इसके लिए संविधान सभा हो, सारी चीज आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे होंगे तो आपको मोटे तौर पर समझ में आ रही है। तो भारत को आजादी दिलाने में जो नागरिक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन की बहुत भूमिका है, क्योंकि कुछ ना कुछ किसी क्षेत्र में होता ही रहता था। आपने देखा होगा कोई भी आंदोलन होगा पूरे देश में नहीं हुआ होगा, कोई ना कोई भाग उससे वंचित रह जाएगा। जैसे किसान आंदोलन हुआ भारत में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की तरफ उसका ज्यादा असर रहा, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में, नीचे साइड बहुत असर नहीं रहा, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में, गुजरात में नहीं असर रहा बहुत ज्यादा। तो कोई भी आंदोलन की एक सीमा होती है, एक क्षेत्र होता है, ठीक है। जब तक सरकार उस एक विशेष समुदाय को हिट नहीं करती है तब तक वो लोग उसके खिलाफ नहीं जाते। जैसे अंग्रेज जनजातियों को हिट कर रहे थे, उनकी संस्कृति को नष्ट कर रहे थे। जैसे आप देखते हो शिक्षा में तो लोग धरना देते हैं, उनको लगता है कि हमको भी टीचर होना चाहिए, लेकिन क्या आपने देखा प्राइवेट टीचर उनके साथ धरना देने नहीं आते। जब तक आप किसी की संस्कृति पर हमला नहीं करेंगे तब तक वो आपके खिलाफ नहीं रहेगा, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में आपको नागरिक विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह सब पढ़ने हैं, ठीक है। लिखो इतना समझ में आ गया? हाँ बोलो। तो खड़े हो, बोलो, सुन नहीं रहा। रेशम, रेशम ट्रेड रूट, अरे वो तो 4वीं शताब्दी से पूरा बैजेंटाइन साम्राज्य था जब रोमन था, वो तो पुराना मार्ग है यार। सबसे पहले ट्रेड मार्ग तुमने कहाँ देखा होगा? तुमने देखा होगा तो तभी भी जब पढ़ोगी ना तो तुमने देखा बोलन कर रहा, ग्रामर कर रहा, सुने हो? उत्तर हेलो, अधिकतर विदेशी जातक कहाँ से आए? बोलन कर रहे थे, ग्रामर कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वो मार्ग उनको सुगम पड़ रहा था। जब 1453 में तुर्कों ने मुस्लिम पंजाब पर आक्रमण कर लिया तो वो लाल सागर होते हुए नहीं आए, क्योंकि वो ठंडे के कारण कोहरे से थक गया था कुमार। फिर जब दिशा सूचक यंत्र बन गया, कुतुबनुमा यंत्र बन गया, तो उसने क्या किया, दिशा का ज्ञान दिया। तो हवाओं को, जहाजों को उस ओर ले जाया गया जिस तरफ हवा चल रही थी। हवा के विपक्ष में, हवा के विरोध में कोई ले जाएगा क्या? जब दिशा सूचक यंत्र आया तो बताया गया है इस दिशा में हवा बह रही है और अपने जहाज को आप इस साइड इस तरफ ले जाओ। उसने व्यापार में फायदा किया। तो क्योंकि जो ये वाला मार्ग था जो मैंने आपको बताया, ये वाला मार्ग था, इसमें ना कोई घोड़ा का कुछ नहीं था, सीधे समुद्र था। वो लोग आए समुद्र के रास्ते, उन्होंने व्यापार किया बड़ी तरीके से। जो तुम बता रही हो कुफार काल के टाइप का है रेशम मार्ग, और उसको अगर आप खोजेंगी तो आपको कुफार काल को पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। बिल्कुल उसको खोजेंगे। वो मार्ग कई जगह से जुड़ा हुआ था, पेशावर, सुल्तान, अफगानिस्तान, यहाँ होते हुए फिर भारत में आ गया पटना तक। क्योंकि रोड क्या है, अगर आप किसी भी हाईवे पर निकल जाओगे तो केरल तक तो पहुंच ही जाओगे, अगर आपको रास्ता पता है, क्योंकि कनेक्टिविटी एक दूसरे जुड़ी हुई है ना। रेशम मार्ग जो कुफार काल था उसमें बहुत फेमस था, 4वीं शताब्दी ईस्वी में। क्योंकि फिर बाद में उसको चैलेंज हो गया, बैजेंटाइन साम्राज्य का पतन हो गया, यूरोप धर्म युद्ध होना शुरू हो गए। तो सारा मामला व्यापार हमेशा हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, और जो व्यापारिक रूप से मजबूत रहा है वही देश आगे है, और जितने व्यापार को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया वो और आगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? लिखो आप। औपनिवेशिक शासन की स्थापना, औपनिवेशिक शासन की स्थापना, औपनिवेशिक शासन की स्थापना और इसकी
नीतियों ने भारतीयों पर समग्र रूप से अधिक विध्वंसकारी प्रभाव डाला, पहली बार आए हो आपने, बहुत दिनों बाद आए। औपनिवेशिक कानून एवं न्यायपालिका ने सरकार एवं इसके सहयोगियों जमींदारों व्यवसायियों तथा महाजनों के हितों की क्या बोला, व्यापारियों जमींदारों क्या बोला मैंने, व्यवसायियों के हितों की रक्षा की। जनजातियों की स्थिति मुख्य भूमि में रहने वाले लोगों से अलग नहीं थी। मुख्य भूमि में रहने वाले लोगों से अलग नहीं थी, लेकिन बाहरी लोगों द्वारा उनकी आत्मनिर्भर व्यवस्था में अतिक्रमण ने उनको और अधिक अधीर एवं हिंसक बना दिया।
61 बना दिया। हेडिंग डालो जन विद्रोह हेतु जिम्मेदार कारक डालिए। लिखो कंपनी शासन के विरुद्ध, कंपनी शासन के विरुद्ध लोगों में असंतोष एवं विप्लव हेतु निम्न महत्वपूर्ण कारक जिम्मेदार थे। निम्न महत्वपूर्ण कारक जिम्मेदार थे। अच्छा मैं आ रहा हूँ अगले व्यक्ति उसमें नेहा, तो मैं आ रहा हूँ ना, मैं तो बोलना पहला पॉइंट लिखो औपनिवेशिक भू-राजस्व बंदोबस्त। औपनिवेशिक भू-राजस्व राजस्व बंदोबस्त देखो इसमें अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था एवं महालवाड़ी राजस्व व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था एवं महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के माध्यम से आम जनों से राजस्व वसूला। जो आम जन के हितों के अनुरूप नहीं था, जो आम जनों के हितों के अनुरूप नहीं था। जो विद्रोह का मुख्य कारण बना,
जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का मुख्य कारण बना। स्थायी बंदोबस्त जमींदारों को दे दिया जाता था, पूरा जिसकी जिम्मेदारी आपको मैंने पढ़ाया था। वो लोग इतना ज्यादा कर वसूलते थे लोगों पे कि आम आदमी परेशान हो जाता था। वो जो दरें थी वो आम आदमी के हाथों के अनुरूप नहीं थी, समझ रहे हो? तो जो पूरा जो व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई, उसके माध्यम से आम आदमी एक किसान था जो उसको इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि वो अपनी जमीन ऋण रख दिया करते थे महाजनों के पास, और इतना ऋण ले दिया करते थे कि वो ऋण के बोझ के तले ही दबे रहते थे। कोई किसी ने आत्महत्या कर ली, कोई घर छोड़ के भाग गया, तो घर पे वो जमीन कब्जा कर लेते थे महाजनों के द्वारा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखो, नवीन करों का भारी बोझ। पॉइंट नंबर 2, नवीन करों का भारी बोझ। पॉइंट नंबर 3 लिखो, पॉइंट नंबर 3 लिखो, किसानों का उनकी भूमि से बेदखल करना। किसानों का उनकी भूमि से बेदखल करना। मैंने अभी आपको बताया था ना कि लोग राजस्व जब नहीं वसूल पाते थे, महाजनों के पास अपने घर को गिरवी ऋण रख दिया करते थे। उससे क्या होता कि इनको अंत में भूमि से बेदखल कर दिया कि आप राजस्व जमा नहीं कर रहे हो तो आपको भूमि से बेदखल किया जाता है। इतना अत्याचार कीजिए, 100 के तो आपकी हिंसा में बाद हो जाएगा ना हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 लिखो, जनजातियों की भूमि पर अतिक्रमण जन विद्रोह के मूल कारणों में से प्रमुख था। जन विद्रोह के मूल कारणों में से प्रमुख था। अभी मैंने आपको बताया था ना कि अंग्रेज जब आए तो उन्हें सभ्यता विस्तार में जनजातीय क्षेत्रों में सीमा विस्तार करना शुरू कर दिया। अब भाई किसी के जंगल उजाड़ोगे, किसी के घर उजाड़ोगे तो चुनौती तुमको देगा ही। आदिवासी इलाके में नक्सलाइट मूवमेंट चलता है, नक्सलवादी आंदोलन चलता है, तो सरकार कहती है कि आप हमारे जल जंगल जमीन इनके खिलाफ हो। नक्सलवादी विद्रोह क्या है? देश का आंतरिक विद्रोह है। वो सरकार के खिलाफ रहते हैं कि हमारी संस्कृति को आप ऐसे रहने दो, हमको विकास का कोई मार्ग नहीं चाहिए। लेकिन सरकार चाहती है कि भारत के सभी हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ा जाए ताकि वो मुख्य धारा प्रवेश ला सकें। और विकास का जो पैमाना है, समावेशी विकास, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वो आम जन के माध्यम से चरितार्थ करने का प्रयास करती है। वो सोचते हैं कि हमको चुनौती दे रहे हैं। जैसे अभी कह रही है कि डिजिटल इंडिया फोन चलाना है, तो भाई अब नहीं चलाएंगे, लेकिन सरकार कहते नहीं आपको सीखना है, अब तो आपको सीखना ही पड़ेगा ना। अब अगर सरकार जबरदस्ती काम करवा रही है हमसे, तो आदिवासी जो क्षेत्र का इलाका था, जब वहाँ अंग्रेज गए, उन्होंने उनकी संपत्ति पर, उनकी संस्कृति को चुनौती देना शुरू की, तो वो लोग सरकार के बहुत खिलाफ हो गए।
इसलिए आदिवासी विद्रोह हुए थे। आदिवासी विद्रोह आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अगला पॉइंट देखो, ग्रामीण समाज में मध्यवर्ती राजस्व संग्रहकर्ताओं एवं करदाताओं ऋणदाताओं के बढ़ने से शोषण में वृद्धि हुई। संग्रहकर्ता कैसे मनमानी कीमत उन्हें वसूली लोगों से जो राजस्व संग्रह करते थे, राजस्व लेते थे। करदाताओं को जो कर देने वाले थे, जब वो कर नहीं देते थे तो उनसे उनकी जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, उनके साथ बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, उनके साथ हिंसा करना शुरू कर दी। ऋणदाताओं का बात इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऋण लेते थे, महाजनी व्यवस्था थी। अगर वो उस ऋण को नहीं चुका पाते थे निश्चित समय पे तो उनके मकान पे कब्जा कर लिया, उनकी जमीन को बेदखल कर दिया। ठीक है, ये तो हम लोग गाँव के तो इतना अप्लाइड टॉपिक है कि आपको ऐसी समझ में आ जाएगा। भाई आप किसी से ब्याज पैसा लेते हैं, टाइम से ब्याज नहीं दोगे तो ब्याज ज्यादा करके लेगा, नहीं लेगा तो पीटे के कम मूलधन तो देके ही आओ कम से कम। पता चला कि राजस्व भी नहीं दे पा रहा है, जो धन ले गया वो भी चला गया। ठीक है, कहते नहीं घर से ले गया तो 50,000 रुपये सब दारू पी के उड़ा दिए। अच्छा पहले तो बच चलो अगला पॉइंट देखो, जनजातियों या आदिवासियों की भूमि पर राजस्व प्रशासन के प्रसार में आदिवासियों को उनकी कृषि भूमि एवं वन भूमि से वो खेती करते थे, वन भूमि जिसमें वो रहते थे, दोनों से क्या किया? या कृषि भी छीन लोगे, वन भूमि छीन लोगे तो कोई विद्रोह करेगा नहीं करेगा? बहुत तो लेट जाएंगे, आगे बिल्कुल जो होगा देखा जाएगा। अमरूद बाद में खाएंगे, पहले लेटेंगे जमीन के अंदर। ठीक है,
अभी ये जो महिलाओं पर अपराध होते हैं तब तक बर्दाश्त करेगी, एक दिन तो सास को पीटेगी ही ना, अगर सास बदतमीजी में उतर आएगी तो। मनते साहब बहुत खुश हुई, बोले सर मैं तो बहुत ही पीटूंगी चाहे हो गया। पहले की तरह सोसाइटी रह गई है, अब सबको एकल फैमिली चाहिए, सिंगल फैमिली। अपना खाना तो बहुत दूर, ससुर के लिए बहुत खाना बनाए, तो सदनाम से कह रहा है भाई सारा ऐसी पत्नी चाहिए जो पूरे घर को खाना बनाए खिलाए। आदर्श पत्नी ही होती है। देखो अगला पॉइंट, बिट्रेन में तैयार वस्तुओं, बिट्रेन ब्रिटेन इंग्लैंड को बिट्रेन बोला जाता है। बिट्रेन में तैयार वस्तुओं के प्रसार, ब्रिटेन में तैयार वस्तुओं के प्रसार भारतीय उद्योगों, इतना धीरे बोल रहा हूं तब भी तुम लोग दो बात, आज आप अच्छा बोल रहे हैं। मैं क्या बोला, बिट्रेन में भारतीय उद्योगों के प्रसार, बिट्रेन में तैयार वस्तुओं के प्रसार, ये बोला था ना। देखो भारतीय उद्योगों विशेष रूप से निर्यात पर भारी करों ने भारतीय हथकरघा हैंड क्राफ्ट नहीं होता है, भारतीय हथकरघा दस्तकार, जो आपने देखिए डलैया जो बुनते हैं हाथ से, पंखा आते होंगे, पंखा वाली डलैया है, हैंडीक्राफ्ट नहीं होता है। जो लटका के कोई टोकरी है मंदिर में जाने के लिए जो बन जाता है इस तरीके से, इतना मत हंसो, मतलब बात समझ में आ रही है। पंखा देखा ना, पंखा इधर बनाना, डलैया आती है बन देते हैं, तो इसका हैंडीक्राफ्ट है ना। अब ये तुम्हारा परंपरागत व्यवसाय है, परंपरागत बिजनेस है, और इसी को कोई चौपट करते हैं आके तो तुम्हें खराब लगेगा नहीं लगेगा। भारतीय हथकरघा एवं दस्तकारी उद्योग के विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। अब वेद भैया की कोई जमीन छीन लेगा तो झगड़ा करेगा नहीं करेंगे बताओ। देखो स्वदेशी उद्योगों के अगला पॉइंट है, स्वदेशी उद्योगों के विनाश में कामगारों को उद्योग से कृषि की ओर गतिशील किया। गतिशील मतलब कृषि की चलेगा, जब दो धंधे बंद हो गए तो कृषि करेगा नहीं करेगा आदमी।
जिससे भूमि या कृषि पर, जिससे भूमि या कृषि पर दबाव में वृद्धि हुई। लिया हैरी डालो नागरिक विद्रोह या असैनिक विद्रोह। नागरिक विद्रोह या असैनिक विद्रोह। नागरिक विद्रोह जो होते हैं ना, उनमें सैन्य विद्रोह को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि वो विद्रोह केवल अपनी मांग या तो अपनी मांग के विरोध में है या उनकी आप परंपरागत किसी चीज को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, उसको विरोध में रहते हैं। ठीक, जब कृषि कानून क्या था, एक नागरिक विद्रोह था, किसानों से संबंधित था। नागरिक विद्रोह में भी आ जाए, किसान विद्रोह में भी आ जाए, क्योंकि आम जन नागरिक के हितों से संबंधित है। ठीक है, देखो नागरिक विद्रोह में सैन्य विद्रोहों को मोहित तुम्हें कई बार बताना पड़ता है। पहली बार कैसे पूछा तुमने, अमरूद खाने पर ध्यान रहेगा तो हाँ। नागरिक विद्रोह में सैन्य विद्रोह को शामिल नहीं किया जाता। इसमें सामान्यता अपदस्थ शासक या उनके वंशजों और भूतपूर्व जमींदारों भूमिपतियों दक्षिण भारत के पॉलीगर, दक्षिण भारत के पॉलीगर, दक्षिण भारत के पॉलीगर विजित प्रदेशों के अधिकारियों, विजित जीते हुए विजित प्रदेशों के अधिकारियों, और धार्मिक नेताओं ने इसको नेतृत्व प्रदान किया। समझ में आ गया?
जमींदारों को, उनके वंशजों को और जो भूतपूर्व शासक थे, धार्मिक नेताओं ने, इन सबको लीडरशिप की इनकी कि ये हमारे व्यक्तिगत हितों को चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर अंग्रेजों में आम जनता मुठभेड़ हुई। यद्यपि इन विद्रोहों के जन समर्थन में सामान्यता कीर्ति हर किसान बेरोजगार शिल्पकार एवं अपदस्थ सैनिक शामिल थे। अपदस्थ एवं अपदस्थ सैनिक शामिल थे, लेकिन भूतपूर्व सत्ताधारी इतने धीरे बोल रहा हूँ, तेज बोल रहा हूँ, इतने आराम से बोल रहा हूँ, तब भी फ्रेंड पड़ रही है यार। आज तो तेज नहीं बोल रहा हूँ ना, आज तो पैसेंजर है, कल तो वंदे भारत की स्पीड में चल रहे थे। मैंने क्या बोला मुझे बताओ, मैं ध्यान नहीं रहा। वर्ग इन विद्रोह के केंद्र थे। वर्ग इन विद्रोह के केंद्र थे। अगला है, मतलब इसमें नागरिक विद्रोहों के प्रमुख कारण, ये लिखवाया था नागरिक विद्रोह, इसके प्रमुख बेटा प्रमुख कारण जमा के लिखो है। एक बार क्या हुआ कि जैसे ये पेज है, तो ये पेज होता है, तो पहले मैंने ये लाइन लिखी, फिर मैं यहाँ लिखा, फिर मैंने यहाँ लिखा, फिर मैंने यहाँ लिखा, फिर मैंने ये छोड़ दिया। और एक शब्द सुमन लाल जी तो इतना ही थप्पड़ मारे मेरे पकड़ के, बोले पूरा पेज था क्या अंधा था, दिखाई नहीं पता था तुझे। हो जाता लगता कि एक लाइन बची हुई, दो ऐसी जाएंगे तो थोड़ा इस तरीके से। फिर कक्षा 8 में मेरी पहली रैंक आ गई क्लास में, तो फिर मिठाई मांग रहे मैनेजर, मिठाई हंसा देवी तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है यार, अरे देरी खिला देती। देखो पहला पॉइंट इसमें लिखो, कंपनी के अधीन, कंपनी शासन के अधीन, कंपनी शासन के अधीन
शासन के अधीन अर्थव्यवस्था प्रशासन भू राजस्व में तीव्र परिवर्तन पॉइंट नंबर 2 लिखो। औपनिवेशिक स्थिति के कारण विभिन्न जमींदारों ना लिख पाएंगे लोग। विभिन्न जमींदारों एवं पालीगरों को अपनी जमीन एवं राजस्व से हाथ धोना पड़ा। अगला पॉइंट डालो। सरकारी अधिकारियों एवं व्यापारियों और टीका खूब लंबा लगाते आते तुम लेकिन बिल्कुल सुबह उठ के एकदम ऐसे लगाया और ऐसे ही ऊपर तक गया है। पूजा करते हो खाली टीका ही लगाते हो। सम्मान बताइए। भक्ति में किसी कारण में डूब रहा है, किसी और वजह से डूब रहे हैं। पता नहीं जिसके प्रति श्रद्धा रखे हुए हैं वो कहीं छोड़ के चलेगी तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। यार भी मौका मिलता है तो बहुत मामला खराब होगा। तो संन्यास क्या करेगा क्या? अच्छा चलो अगर तुम लोग को पढ़ने का टाइम है, पढ़ने पे ध्यान दो। हमारे टाइम में कई लोग सही गाना सुन रहे हैं, सही ये बता रहा हूँ। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है सरकारी अधिकारियों एवं व्यापारियों तथा ऋणदाताओं के एक नवीन वर्ग के कारण परंपरागत
जमींदारों एवं पॉलीगर, परंपरागत जमींदार एवं पॉलीगर दक्षिण भारत में जाता था। पॉलीगर क्या सुन रही हो बहन जी? ये तो पॉलीगर चौलीगर कह रही हो। आज जो वेदांशी आगे नहीं बैठी हुई है ना, तुम पीछे क्यों बैठी है? पालीगरों, अब क्या बोला? जमींदार पालीगरों के ओहदे में कमी आई। ओहदा, ओहदा होगा पद, यह जो उपाधि है। ओहदे में कमी आई जिससे उनके अहम को चोट पहुंची। क्या है क्या कर रहा है? नहीं ऐसे पेन में पेन बढ़ा रहा है ना, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एमपीएससी वाली याद कर रहा है। तुम लोगों ने कोई अपने जीवन में कभी आईएएस देखा है? मजाक इसीलिए पूछ रहा हूँ, कभी कोई आईएएस देखा है? कहाँ देखा था? हाँ तुरैया, हाँ तुरैया में क्या बना? तुमने देखा भी नहीं अपनी आंखों से कभी? कितने लोगों ने देखा? सही बताना, मजाक में सीधे तुमने। अच्छा कोचिंग में आते थे लोग, अच्छा पुल के खड़े कई लोग आईएएस थे। अच्छा देखो अगला पॉइंट, ब्रिटिश साम्राज्य के विदेशी, देखो ब्रिटिश साम्राज्य के विदेशी चरित्र जो हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य का विदेशी चरित्र जो हमेशा इस देश के लिए विदेशी ही बना रहा। हाँ एकदम आ जाएंगे, आपका स्वागत है, आप बैठिए, पढ़िए, लिखिए, सीखिए, रोज आइए। मैंने क्या बोला था? और उनके अपमानजनक व्यवहार में स्थानीय लोगों के अभिमान को चोट पहुंचाई। क्या नाम है जी आपका? कशिश अंसारी। तो तुम मंतज़ अंसारी की बहन हो गई। अरे यार तुम तो ऐसे ही कह रहे हैं। उस समय आती थी बशीमा खाको, क्या नाम था, सायरा थी, और वो सानिया नहीं आई, कहीं चली गई क्या?
इन्हें पता होगी ये क्या पूरा जीवन पर से रखा बात होती रहती है। कहा चलिए तैयारी करने की क्या घर में तैयारी कर रही है, कह रहा है देखो नहीं वो पढ़ रहे वो थी ये जो रेडी है ये जो पढ़ रहे देखो धार्मिक पुजारियों हाँ इसी में है अगला पॉइंट धार्मिक पुजारियों पादरियों धार्मिक पुजारियों पादरियों के बीच में एवं पंडितों इत्यादि ने कोई है इसमें पंडित है कोई तो दो लड़कियां आई नहीं है। पंडितों इत्यादि ने विदेशी शासन के प्रति घृणा एवं विद्रोह की भावना को बढ़ावा दिया। क्योंकि जो पंडित थे, मौलवी थे, पादरी थे, वो अपने अपने धर्मों के धर्मगुरु थे और वो कह रहे थे कि जो विदेशी शासन को हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे खिलाफ है, तो उसका नेतृत्व करते थे, लोग उनके साथ करते थे और तभी विद्रोह को जन्म मिलता था। ठीक है, देखो क्योंकि धार्मिक उपदेशक पुजारी पंडित मौलवी इत्यादि परंपरागत जमींदारों एवं नौकरशाही अभिजात पर निर्भर थे। नौकरशाही अभिजात पर निर्भर थे। उन्हीं क्या काम कर रहे हैं, उन्हीं क्या रोजी रोटी चल रही है उन लोगों की, और जब उन्हीं को नष्ट कर दिया जाएगा तो उसका विरोध करेंगे नहीं करेंगे। किसी मंदिर में कोई महंत रहता है, मंदिर ही नष्ट कर दो तो महंत क्या करेगा, कहाँ जाएगा वो, तो इसी को विरोध करेगा नहीं, इसी में रोजी रोटी आज पर चल रही है उसकी। देखो जमींदारों एवं सामंतों के पतन ने प्रत्यक्ष रूप से धर्म गुरुओं के वर्ग को प्रभावित किया। अब हाथ ऐसे मत पटको, अब तो इतनी तेज नहीं पा रहा हूं मैं। वो औपनिवेशिक नीतियों के कारण बर्बाद भारतीय दस्तकारी उद्योग, अगला हेडिंग इतना है कि आप बहुत कंफ्यूज होती है। क्या नाम है आपका? नाम नहीं पूछ पाया मैं आज तक। पुष्पा,
अच्छा मुस्कान, तभी तो इतना मुस्कुराती हैं आप। नहीं, नाम के अनुरूप अगर आपके गुण ना हो तो क्या फायदा। नाम सेठ जी पूरे गांव का कर्जा है तो क्या फायदा है? नाम सेठ जी रख दिया, पूरे गांव का कर्जा है हमारे पास। नाम है नैन सुख, आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा। और नाम है बाबूजी और कई जगह उधारी चल रही है, तो ऐसे क्या फायदा। क्या बोला मैंने? बर्बाद भारतीय दस्तकारी, बर्बाद भारतीय दस्तकारी उद्योगों ने लाखों दस्तकारों को गरीबी में धकेल दिया। लाखों दस्तकारों को गरीबी में धकेल दिया। राजाओं जमींदारों सामंतों जैसे उनके परंपरागत सदरक्षकों एवं खरीदारों के समाप्त होने से उनकी दयनीय स्थिति में दयनीय स्थिति में इजाफा हुआ। अगला हेडिंग डालो आप, नागरिक विद्रोह की सामान्य विशेषताएं। नागरिक विद्रोह की सामान्य विशेषताएं। आवाज आ रही है? लिखो, नागरिक विद्रोह के नेता अर्ध सामंतवादी एवं पुरातन पंथी थे।
पुरातन पंथी थे। पुरातन ऐसे लिखो, पुरातन पंथी थे। सामंत जो असामंती बताता है राजा के अंडर में ही काम करते थे। अब जब वो उनके विरोध में हो गए, उन्होंने चुनौतियां देना शुरू कर दिया, तो उन्होंने उन आंदोलनों का, उन विद्रोहों का नेतृत्व किया। ठीक है, इनका मूलभूत उद्देश्य, शासन एवं सामाजिक संबंधों की, शासन एवं सामाजिक संबंधों की पुरातन रूप व्यवस्था को, पुरातन रूपी व्यवस्था को बनाए रखना था। मैथ की क्लास हो गई? किसकी क्लास करने आई हैं आप? हाँ, दीदी लेने आई थी डिग्री। वैसे एडमिशन नहीं है आपका? नहीं तो कोई बात नहीं, एडमिशन नहीं तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन मतलब आप आज से यही आई हो, 1:30 बजे के लिए टाइम पास कर रही हो, कब 1:30 बजे कब आप भागो क्लास से? नहीं, कोई बात नहीं, अंसारी में कोई बात नहीं। क्या कर रही है आप? बीएससी? अब क्या कर रही है? एमए? शादी? यार हंस, तुम लोग हंस तो देते हो, कोई नहीं लड़के। कंपटीशन की तैयारी, चलो ठीक है, पढ़ाई करो बढ़िया करके, ठीक, बढ़िया पढ़ाई कर लो तो अपने हस्बैंड से पैसे उसके मांगने पड़ेंगे, अपने मन में चाहे कुछ खरीदना पैसे कमाओगे। हाँ, लगेगी, तुमको सूचित किया जाएगा, फिलहाल तुम अभी आते रहो। देखो ये विद्रोह, अगला पॉइंट है, ये विद्रोह जब हमें बोला ही नहीं, कभी क्लास में हो कि खो गई हो गई, वो बहुत चालाक है, सिद्धू में आकर। देखो ये विद्रोह एवं ये विद्रोह स्थानीय कारणों एवं ये विद्रोह स्थानीय कारणों एवं परेशानियों का परिणाम था। तथा अपने परिणामों में स्थानिक था। स्थानिक था।
1770 में बंगाल में अकाल के बावजूद भी भू राजस्व वसूला जा रहा था और तीर्थ यात्राओं पे प्रतिबंध लगाया जा रहा था। तो उसी के उपलक्ष्य में सन्यासी विद्रोह हुआ। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और पीसीएस के पेपर में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा है कि सन्यासी विद्रोह किस राज्य से संबंधित था, सन्यासी विद्रोह क्या था। ठीक है, इसमें 4-5 पॉइंट है, वो आप लिख लीजिए भाई, बड़े चौंक पूछे जाते हैं भाई, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ था? बंगाल में अकाल पड़ने के बाद भू राजस्व की वसूली और तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया, इससे संबंधित था। ठीक, हरियाणा सन्यासी विद्रोह देखो, ये है बंगाल में हुआ था, ये विद्रोह बंगाल में हुआ था। यह विद्रोह बंगाल में हुआ था। लिखो इसका मुख्य कारण, लिखो 1770 में बंगाल में 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल, 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल में भी लिख लिया। भू राजस्व वसूलने तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना, इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। अगला पॉइंट इसमें देखो, इस विद्रोह का नेतृत्व धार्मिक मठवासियों धार्मिक मठ नहीं होता, मठ गांव में धार्मिक मठवासियों और बेदखल जमींदारों ने किया। बेदखल जमींदारों ने किया। अगला पार्ट लिखो, डोगरा एवं मेमन सिंह, डोगरा एवं मेमन सिंह नामक स्थान पर इन्होंने अपनी सरकार बनाई। अब जो पॉइंट इस बार ये कम से कम 10 बार परीक्षाओं में पूछा गया है, 10 बार कम से कम पूछा हुआ तो कम है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख
मातरम के रचयिता, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया। अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया। क्वेश्चन पूछा जाता है आनंद मठ में किया। क्वेश्चन पूछा गया है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में है? या सन्यासी विद्रोह किस स्थान पर हुआ? सन्यासी विद्रोह का क्या कारण था? ये आनंद मठ ही पूछा जाता है। सर्वाधिक बार यही पूछा गया है कि सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है वो किस पुस्तक में किया गया है। ठीक है, तो क्या लगाओगे आप लोग? नेहा पटेल क्या लगाओगी? आनंद आ गया? हाँ तो तेजी से बोलो ना, इतना धीरे कहाँ बोल रहे हो? खाना खा रही तो भी। बेटा किस पुस्तक में? अच्छा, सरनाम सिंह तुम बताओ किस पुस्तक आनंद मठ को किसने लिखा था? मेरा तुम भी सो रहे थे। अगर देखो फकीरी विद्रोह, जैसे सन्यासी विद्रोह है, फकीरी विद्रोह 1776 से 1777, 1776 से 1777, 76 से 1777। देखो जो उसका कारण है जान लो। इसका ये जो विद्रोह हुआ था ये बंगाल में हुआ और इसका था जमींदारों और किसानों से अत्यधिक लगान वसूली हुई थी। उसके उपलक्ष्य में मजूम शाह और करम शाह दो भाई थे, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अधिकतर क्वेश्चन या तो नागरिक विद्रोह से आते हैं या जनजातीय विद्रोह से पूछे जाते हैं, या उनका मिलान करने को दे देगा आपको कि कौन मिलान कर दीजिए, या पूछ देगा कि इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। समझ रहे वेदपाल? लिखो ये विद्रोह 1776 से 1777 को हुआ। ये विद्रोह ऐसे लिख लिया। अब तुम इसमें अपने मॉडिफाई करना। ये विद्रोह 1776 से 1777 में बंगाल में हुआ। कहीं एक लाइन एक वो लिख लेना, बंगाल लिख लेना, बंगाल में हुआ। ऊपर नीचे काट पीट के कहीं बंगाल में बस हो। इस विद्रोह का मूल कारण जमींदारों एवं कृषकों से, इस विद्रोह का मूल कारण जमींदारों एवं कृषकों से अत्यधिक लगान वसूली था। अत्यधिक लगान वसूली था।
इस विद्रोह का नेतृत्व मजमून शाह एवं इस विद्रोह का नेतृत्व मजमून शाह एवं चिराग अली ने किया। इस आंदोलन को भवानी पाठक तथा देवी चौधरानी तुम लिख रही थी क्या? यह आंदोलन कहाँ हुआ था? किसने किया? क्या बोले हम? इस आंदोलन का नेतृत्व इस आंदोलन को भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी क्या हाल है सर? देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने सहायता प्रदान की। अगला हेडिंग है पागलपंथी विद्रोह। अगला हेडिंग है पागलपंथी विद्रोह। ठीक, अब इसको कल से लिख पाएंगे। ठीक है, आज हमने नागरिक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि पढ़ी, वो क्यों हुए, किन कारणों से हुए, जमींदार, सामंत, पुजारी, पंडित, मौलवी क्यों के खिलाफ हुए, अंग्रेजों ने किस प्रकार की नीतियों का प्रयोग किया, उसके माध्यम से ये विद्रोह को बढ़ावा मिला, ये विद्रोह हुए। ठीक, ठीक है, आप लोग ये मोटा मोटा आपको लिखवा दिया गया, बाकी